नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। और जैसा कि मैंने आपके लिए सीरीज़ स्टार्ट करी है जीएस के MCQs के माध्यम से, जो आपके UPPCS 2023 का प्रीलिम्स है, तो उसमें आपके जो जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी मैं आपके लिए जो है प्रैक्टिस के लिए जो है एक सीरीज़ लेके आया हूँ। इसके माध्यम से जो है आप अपनी जो पढ़ाई है उसको चेक कर सकते हैं और क्वेश्चन भी देख सकते हैं किस तरीके के पूछे जाते हैं, और आपकी इससे आपकी जो है आप अपने खुद को चेक भी कर सकते हैं कि हाँ, कौन सा पोर्शन आपका छूटा हुआ है या फिर किस चीज़ पे जो है कौन सा क्वेश्चन आपका छूट रहा है, तो उसको आप जो है दोबारा से उसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से देख सकते हैं और आपकी अच्छी खासी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इसके माध्यम से आपका रिवीजन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो पहला जो हम लोगों ने सब्जेक्ट लिया है, तो देखिए सब्जेक्ट क्या, अभी मैं आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं डेली इन्वायरमेंट ही करवाऊँगा, तो ये हमारी मिक्स सीरीज़ हो सकती है। मान लीजिए आज इन्वायरमेंट है, कल आपका हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी पॉलिटी कुछ भी हो सकता है। तो और क्वेश्चंस की देखिए संख्या भी आपकी फ्लेक्सिबल रहेगी, क्योंकि वीडियो की लेंथ पे भी वो डिपेंड करेगा। तो जितना भी हो सकेगा मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सरोवर या झील में तेज़ी से वृद्धि करते हैं। तो तेज़ी से वृद्धि करते हैं कहाँ पे, सरोवर या फिर झील में। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए आपका जो जलकुंभी होता है वो सबसे तेज़ वृद्धि करता है सरोवर या झील में, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत भी हो जाती है। तो जलकुंभी आपका राइट आंसर है। दूसरा देखते हैं कि वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। तो पेड़ों की जो छालें होती हैं उन पर जो है आपको उगे मिलते हैं, तो क्या चीज़ होती है वो, तो वो होते हैं हमारे लाइकेन जो होते हैं। ये कहाँ पर उगते हैं, ये पेड़ों की छालों पर उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि हैदराबाद स्थित जो है हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील कहाँ पे है, आपकी हैदराबाद में पड़ती है। तो ये किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है, पूछ रहा है। तो मैंने अभी आपसे ऊपर डिस्कस किया था कि जो जलकुंभी होती है ये कहाँ पे, झील में जो है बहुत तेज़ी से वृद्धि करती है। तो और वहाँ पे जो है इससे दिक्कतें भी हो जाती हैं, क्योंकि ये जो है अन्य जो आपके जलीय जीव हो गए या फिर अन्य जो वनस्पतियाँ हो गई जलीय, तो उनकी वृद्धि को ये रोक देता है, जिससे बाकी की वहाँ की जो एनवायरनमेंट होता है, तो उसको जो जल का एनवायरनमेंट होगा उसको जो है ये डिस्टर्ब कर देती हैं। तो इस वजह से जो है झील, जो हुसैन सागर झील है, इसमें जो है ये कहीं ना कहीं जीव की वृद्धि को जो है इसने नष्ट कर दिया, किसने, जलकुंभी ने। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो मरुस्थल में जो आप रेतीला जो मरुस्थल होता है, तो उसमें जो पौधे उगते हैं तो उनको कहा जाता है ज़ीरोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स। नेक्स्ट देखते हैं कि पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है। तो जो पेड़ पौधे हमारे होते हैं वो किस मिट्टी में सबसे बढ़िया तरीके से जो है उगते हैं या फिर उनको पोषक पदार्थ जो है अच्छी तरीके से मिलते हैं, तो वो मिट्टी होती है हमारी दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है किसी स्थान की वनस्पति का निर्धारित। तो वनस्पति का जो निर्धारण होता है, किस तरीके की वहाँ पर वनस्पति होगी, पेड़ों की जो संख्या होगी वो, और स्ट्रक्चर जो कि पेड़ पौधों का किस तरीके का होगा, तो ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है। तो ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं वर्षा की मात्रा को लेकर। बाकी देखिए आपका प्रकाश, मृदा और मृदा जल तीनों ही फैक्टर निर्धारित करते हैं, लेकिन अगर कोई सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्रभावित करती है तो वो होगी आपकी वर्षा की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं। तो जो पौधे किस तरीके का जल अवशोषित करते हैं, केशिका जल। केशिका जल किस तरीके का होता है, जो ग्राउंड वाटर जो जल होता है हमारा मिट्टी में, तो उसको जो है केशिका की, केशिका तो देखिए आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। तो उनकी जो रूट्स होती हैं पौधों की, तो वो जो है जल को ग्रहण करती हैं, ग्राउंड वाटर जो जल होता है उसको ग्रहण करती है, तो उस विधि को बोला जाता है केशिका जल। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है कि मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। तो मरुस्थल में जो पादप आपको मिलेंगे वो अधिकतर मिलेंगे आपको मांसल पादप। तो मांसल तरीके के जो पादप होते हैं तो वो मरुस्थल में आपको मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या पिरामिड होता है।
तो देखिए यहाँ पे आपका जो पिरामिड हो जाएगा वो हो जाएगा सीधा पिरामिड। देखिए होता कैसे पिरामिड, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली देखिए अगर संख्या का पिरामिड पूछ रहा है तो घास स्थल में आप देखेंगे तो यहाँ पे होता है कि जो आपका पिरामिड बनता है वो कहीं ना कहीं जो आपके प्राथमिक यहाँ पे उत्पादक, उपभोक्ता और जो सीरीज़ होती है उस तरीके से बनता है। तो आपके आधार स्थल या फिर बेसिक से आपके जो स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे संख्या का देखिए जो आपके सबसे ज़्यादा संख्या होगी इस तरीके का देखिए ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो संख्या आप देखेंगे आधार स्थल पे वो चीज़ दिखाई जाती है जो है आपकी शाकाहारी या फिर इसको आप उत्पादक बोल सकते हैं। तो उत्पादकों की संख्या आपको नीचे दिखाई जाएगी। और यहाँ पे घास स्थल में किसका पिरामिड पूछा गया आपसे, संख्या का पिरामिड हो गया। अब घास कोई लैंड है तो आप उसमें घास की या वनस्पति हो गए उसकी संख्या होगी ज़्यादा या फिर उनको खाने वालों की संख्या ज़्यादा होगी। तो वो आपकी देखिए हो जाएगी किसकी संख्या ज़्यादा होगी, तो वो होगी आपकी घास या फिर जो वनस्पतियाँ होती हैं उनकी संख्या ज़्यादा होगी। जो मान लीजिए कोई जानवर है उसको चरने आता है तो वो जानवर होंगे उनकी संख्या कहीं ना कहीं कम होती है। तो इस वजह से जो आपका पिरामिड बनता है वो सीधा बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड देखिए कैसा होता है, सदैव सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं कि एक तालाब में पारितंत्र में देखिए जीव भार का पिरामिड। अभी हम लोगों ने संख्या का देखा था, अभी किसका देख रहे हैं, जीव भार का पिरामिड देख रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि होता है किस तरीके का होता है। तो इसमें हमारा देखिए जीव भार का पिरामिड जब हम देखेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका उल्टा पिरामिड। और कैसे उल्टा पिरामिड हो जाएगा, देखिए तो आप तालाब में देखेंगे तो यहाँ पे जीव भार के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, पिरामिड उल्टा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उल्टा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके प्राथमिक जो उत्पादक होंगे, जो भी आपके उत्पादक होंगे उनकी संख्या तो ज़्यादा मिलेगी लेकिन अब उनका भार देखेंगे तो कम मिलेगा। जो वनस्पतियाँ होती हैं मान लीजिए या फिर जो भी उत्पादक होते हैं। लेकिन अगर वही तालाब में आप देखेंगे तो मछलियाँ जो हो गई वो उत्पादक तो है नहीं, वो क्या है, उपभोक्ता है। तो उनका जो भार है, वेट है, तो वो किससे ज़्यादा है, उत्पादक जो होते हैं उनसे वेट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो जो चीज़ भार में ज़्यादा है वो कहाँ पे मिलेगी, वो आपको ऊपर मिलेगी। तो इस वजह से जो आपका पिरामिड जो है उल्टा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा का देखिए प्रवाह कैसा होता है, हमेशा एक दिशी होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। तो कितना हो जाता है आपका, देखिए 90% जो है ऊर्जा का ह्रास हो जाता है एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाने पर। किस तरीके से, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो मान लीजिए कि आप जो है घास, मान लीजिए शाकाहारी का एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई गाय है तो उसने मान लीजिए आपके 100 kg जो है घास खाई है, ठीक है। तो घास खाई है तो वो उसके वेट में कितना जो है ऑब्ज़र्व होगा। तो अगर आप देखेंगे अगर 100 kg जब गाय जो है घास खाएगी तो उसका जो है 10% यानी कि 10% कितना हो जाएगा आपका, 10 kg हो गया। तो 10 kg जो हो गया वो उसके शरीर में जो है वेट के रूप में जो है ऐड हो जाएगा, ना कि 100 kg। तो आपका इसमें देखें कि जो 90 kg जो आपका नष्ट हो गया है तो इसी को कहते हैं ऊर्जा का ह्रास। तो 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। अब यही मान लीजिए कि इसी तरीके से ऊपर बढ़ते हैं, मान लीजिए कोई गाय है 100 kg जिसका वेट है गाय का, और उसको मान लीजिए कोई मांसाहारी जीव जो है, मान लीजिए शेर जो है, तो शेर जो है उस गाय को खा लेता है। तो अगर तो शेर का वेट कितना बढ़ेगा, तो जब उसमें जो आप देखेंगे कि शेर के जो वेट में केवल 10% की बढ़ोतरी मिलेगी, यानी कि 10 kg जो है उसके शरीर में जो है ऐड होगा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। तो 90% जो ऊर्जा है वो उसकी हानि हो जाती है। तो केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर में जा पाती है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी जो स्तूप जो हम लोग अभी चर्चा की थी स्तूप की, इसकी परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो ये परिकल्पना जो आपकी दी थी चार्ल्स एल्टन जी ने। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं। देखिए जो सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पूछ रहा है तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम लोग आतपोद भिद।
और छायारागी जो छाया में पौधे उगते हैं उनको कहते हैं मरुद्भिद, जो मरुस्थल में उगते हैं उनको मरुद्भिद कहते हैं। शैलोभिद जो चट्टानों पर पाए जाते हैं उनको कहते हैं शैलोभिद। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है तो अतः वहाँ पर वन होंगे। तो देखिए अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है तो वहाँ पे आपको किस तरीके के वन मिलेंगे? तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे घास वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म ऋतु में, देखिए यहाँ, अच्छा देखिए यहाँ पे आपको दे रहा है कि उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा, ठीक है, तो वर्षा, हाँ, तो यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, सदाहरित वन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अधिक वर्षा की बात हो रही है और उष्ण क्षेत्रों में, तो उष्ण क्षेत्र आपके विषुवत रेखा वाले प्रदेश में आपको मिलेंगे। तो वहाँ पे किस तरीके, वहाँ पे आपको देखिए सदाहरित वन आपको मिलते हैं, जो उष्ण क्षेत्र, विषुवतीय क्षेत्र या फिर हमारा हो गया जो विषुवत रेखा होती है उसके आसपास के जो इलाके में आप देखेंगे कि ब्राज़ील वगैरह हो गया, या फिर आप साउथ ईस्ट एशिया, या अब भारत में देखेंगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट में, आपको दक्षिण भारत में सदाहरित वन मिल जाएंगे जहाँ पर भारी वर्षा होती है, वहाँ पर आपके होते हैं सदाहरित वन। तो 18 नंबर देखते हैं कि उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म ऋतु में भारी, गर्मियों में ज़्यादा और सर्दियों में कम वर्षा होती है तो वहाँ पे किस तरीके के वन मिलते हैं? वहाँ पे देखिए आपके मिलते हैं घास वन। जहाँ पे गर्मियों में ज़्यादा वर्षा हो और सर्दियों में कम वर्षा हो तो वहाँ पे आपको वन मिलेंगे किस तरीके के? घास वन। सदाहरित वन हम लोग देख चुके हैं जहाँ पे भारी वर्षा होती है, तो इनमें तो वर्षा होती ही रहती है। दर्णपर्णी वन वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे सर्दियों में, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे ग्रीष्म में भारी और शरद में कम दिया हुआ है। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता आपका शरद में जो है भारी और ग्रीष्म में कम होती, तो वहाँ पे आपके होते हैं दर्णपर्णी वन। और मरुस्थलीय वन तो वहाँ पे होते हैं जहाँ वर्षा जो है बहुत ही कम होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना, ये सब जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपकी जो क्षोभमंडल लेयर होती है तो इसमें ये सब घटनाएं घटित होती हैं। लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो जो लवणीय मृदा होती है उसमें उगते हैं उनको बोला जाता है हैलोफाइट। मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं? तो मृदा परिवर्धन को बोला जाता है मृदा का जनन। तो मृदा की जो है मृदा का जनन जिसको ही बोला जाता है मृदा परिवर्धन। 22 नंबर देखते हैं कि बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है। तो जो जलाशय आपके होते हैं उसमें आप टेम्परेचर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे मिलेगा? तो सबसे ज़्यादा उसको आपको ऊपरी स्तर में ही मिल जाएगा, जो ऊपरी लेयर होती है तो उसमें ही जो है आपको सबसे ज़्यादा तापमान, क्योंकि आप जितना अंदर जाएंगे, जितना आप गहराई में जाते जाएंगे, टेम्परेचर आपका कम होता चला जाएगा। क्योंकि देखिए जब सूर्य से जो हमारी किरणें आती हैं तो सबसे पहले कहाँ पे पड़ती हैं? ऊपरी लेयर में पड़ती हैं। जब फिर अंदर जाते जाते वाटर में तो कहीं ना कहीं वो जो है तापमान कम होता चला जाता है। तो इसलिए हमारा जो ऊपरी स्तर होती है इस तरह होता है, तो उसमें सबसे अधिक तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि दृढ़पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता है। तो इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं अभी ऊपर भी, कि जहाँ पर शरद ऋतु में भारी और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है वहाँ पर आपके वन पाए जाते हैं दृढ़पर्णी वन। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं कि वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो वो मृदा बोली जाती है हमारी सुपोषी मृदा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं कि मृदा में उपस्थित जो है अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं। देखिए मृदा में क्या होता है, अपक्षयित कार्बनिक पदार्थ, देखिए जो चीज़ें कार्बन को ऑब्जर्व करती हैं और उनकी जो है मृत्यु हो जाने के बाद में जब वो कार्बन को रिलीज़ करने लगती है तो उसी को कहते हैं कि अपक्षयित हो जाना। तो उन पदार्थों को बोला जाता है ह्यूमिक। देखिए ह्यूमिक नहीं तो यहाँ पे आपका ह्यूमस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ह्यूमस जो होता है वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई जीव जंतु या पौधे हो गए तो उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जो है कार्बन जो उन्होंने बॉडी में, मान लीजिए कोई इंसान है तो उसका जो वेट होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जो हमारा
मांस होता है, स्किन होगी, ये सब जो गलने लगती है तो कहीं ना कहीं इसको ही बोला जाता है कार्बन का अपक्षय। तो इस तरीके से क्या होता है, मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु मरने के बाद में जो कार्बन जो हम लोगों ने इकट्ठा किया होता है तो वो सब जो है दोबारा से मिट्टी में ही मिल जाता है, तो उसी को बोला जाता है, जो चीज़ बन जाती है उसको बोलते हैं ह्यूमस। 26 नंबर कह रहा है कि मृदा परिच्छेदिका का संतर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ जिसमें प्रचुर मात्रा में मिलते हैं उसको बोला जाता है ओ संस्तर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ओ संस्तर में देखिए कार्बनिक पदार्थ सबसे ज़्यादा मिलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 27 पे आता है कि उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात होता है। तो देखिए इसमें होता है आपका 50% बालू और 50% मृत्तिका जो होती है, तो ये सबसे ही आदर्श अनुपात होगा। पौधों की देखिए वृद्धि के लिए अगर आप रेशियो देखेंगे तो सबसे बेहतर यही रेशियो होता है। इस तरीके का जो रेशियो मिलता है तो पौधों को जो है बढ़ने के लिए उनको आदर्श स्थिति हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं कि मृदा में अम्लीयता कम करने, तो किसको कम करें, अम्लीयता को कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किन चूर्णों का मिश्रण मिलाया जाना चाहिए। तो अगर अम्लीयता कम करनी है तो उसमें लवणीयता मिलानी पड़ेगी। तो लवणीयता इस किस में सबसे ज़्यादा होगी, ये होगी हमारी डोलोमाइट एवं चूना पत्थर में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 29 पे आते हैं कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला जीवाणु है, तो कौन सा है, तो ये हमारा होता है एजेटोबैक्टर का काम होता है नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 30 पे आता है कि घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला। तो घास वन में सबसे पहले क्या स्टार्ट होती है, तो घास से ही स्टार्ट होगी। और घास को कौन खाने आएगा, हिरन खाने आएगा। और हिरन को कौन खाएगा, हिरन को खाएगा शेर। और शेर के और फिर जो लास्ट में आपका ऑप्शन दिया हुआ है जूं, तो जूं क्या होती है, ये तो एक क्या करती है, तो ये जो है कहीं ना कहीं शेर का खून पीती है। तो हमारा श्रृंखला इस तरीके की बनेगी, घास को कौन खाएगा, हिरन, हिरन को खाता है शेर, और शेर को जो खून पीती है वो कौन होती है, जूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 31 कह रहा है कि पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। तो गतिक हृदय क्या कहलाता है, तो पारितंत्र का जो गतिक हृदय होता है वो होता है ऊर्जा का प्रवाह व खनिज चक्र। ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। 32 नंबर देखते हैं कि पारितंत्र में क्या होता है। तो देखिए पारितंत्र में ऊर्जा और खनिज दोनों की हानि होती है, ऊर्जा की हानि भी होती है और खनिजों की भी हानि होती है। 33 पे आते हैं कि खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो जीव की श्रृंखला के आधार, यानी कि देखिए जब जीव की श्रृंखला जो खाद्य श्रृंखला हमारी स्टार्ट होती है तो उसमें आप आधार पे देखें तो बेसिक से स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो वो हमारी होती है प्रकाश संश्लेषी पौधों से, क्योंकि यही उत्पादक होते हैं। यही श्रृंखला में सबसे पहले श्रृंखला की स्टार्टिंग ही पौधों से होती है, क्योंकि सबसे पहले उत्पादक होंगे फिर तभी तो उसके बाद में उपभोक्ता आएंगे, और उपभोक्ता के बाद में डिकम्पोजर हमारे अपघटक आएंगे। 34 पे आता है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। तो किस तरीके से बिगड़ेगा, देखिए लकड़ी काटने से जो है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा। सामाजिक वानिकी, आपका वन महोत्सव, वनारोपण, इनसे तो हमारा जो है संतुलन स्थायी होगा, क्योंकि सामाजिक वानिकी में लोग पौधे लगाएंगे, वन महोत्सव मनाएंगे तो वनों को लगाने की बात होगी, और वनारोपण तो डायरेक्ट पौधे ही लगने हैं, तो इनसे हमारा संतुलन बिगड़ेगा नहीं, जबकि बन जाएगा। लेकिन अगर आप लकड़ी काटेंगे तो हमारा पारिस्थितिकी संतुलन जो है बिगड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं कि 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक। वही अब हम लोगों ने जो बात की थी कि ऊर्जा का ह्रास होता है 90% तक, तो ये बात किसने कही थी कि सिर्फ और सिर्फ 10% ऊर्जा ही अगले स्तर पर बढ़ती है, तो ये बात कही थी लिंडेमान ने। तो ये वैज्ञानिक हैं लिंडेमान, जिन्होंने ये 10% का नियम दिया था। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं कि जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी, तो जितनी देखिए यहाँ पे जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही कैसी होगी, उतनी ही अधिक लंबी होगी। देखिए जिस तरीके के, अब मान लीजिए खाने की विविधता होनी चाहिए ना लोगों में, कि लोग तरह तरह की चीज़ें खाएं। अगर सभी लोग एक ही तरीके की चीज़ें खाने लगेंगे तो उसकी मांग हो जाएगी ज़्यादा, तो इससे दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें एक ये भी होता है ना कि अब मान लीजिए कि स्थिति के अनुसार होता है कि आप देखें कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, तो ये सब चीज़ें बनी रहनी चाहिए। तो स्थिति के अनुसार जो भी आपको चीज़ें उपलब्ध हैं तो उन पे फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ हम शाकाहारी ही रहेंगे या फिर सिर्फ़ और सिर्फ हम मांसाहारी ही खाएंगे, तो इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें आपके पास में उपलब्ध हैं, परिस्थिति, आपको अपनी परिस्थिति के अनुसार जो है खाद्य पदार्थों का चयन करना चाहिए, ना कि कोई ऐसी पूर्वाग्रह या फिर पूर्व धारणा होनी चाहिए कि जो है
ऐसा ही हम शाकाहारी रहेंगे या फिर हम मांसाहारी ही रहेंगे। ना ही किसी पे ऐसा करना चाहिए कि आप तो घास फूस खाते हो और वो दूसरा कह रहे तुम तो जानवर खाते हो। इस तरीके में ये सब चीज़ें बनी रहनी चाहिए, तभी तो जो है स्थायित्व जो है इसी तरीके से आता है कि लोग जितनी तरह तरह की चीज़ें खाएंगे तो उतनी ही ज़्यादा दिनों तक जो है विविधता बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो क्या है सबसे ऊर्जा का, देखिए प्राथमिक स्रोत हमेशा क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो है इसका प्राथमिक स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। तो जीवों की संख्या स्थिर होने का क्या कारण होता है? तो आपके अपघटक, उत्पादक और पर्णार्थी ये सभी जो हैं, इनमें से सभी आपके संख्या के स्थिर होने के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में किसी पारितंत्र में होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए पारितंत्र में यहाँ पे देखिए आपके जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये भी होते हैं। उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, पौधे जो, देखिए ये सभी चीज़ें दी हैं, लेकिन इसमें और भी चीज़ें होती हैं। देखिए आप ये जो चीज़ें आपने अभी तक देखी हैं ये आते हैं हमारे जैविक घटकों में। और क्या होता है पारितंत्र में, देखिए अजैविक भी होते हैं। तो अब जैविक और जैविक क्या होता है, जैविक जो आपको मान लीजिए जीवित दिखाई देते हैं, मान लीजिए उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक हो गए, शाकाहारी, मांसाहारी, जो पौधे, जीव जंतु, इनको जैविक बोला जाता है। और अजैविक में क्या आ जाते हैं, आपकी नदी हो गई, झीलें हो गई, ये सब चीज़ें जो है अजैविक में आ जाती हैं। तो पारितंत्र में तो ये दोनों ही चीज़ें होती हैं, जैविक और अजैविक दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें जो है दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे बहुत सिर्फ और सिर्फ जैविक चीज़ों की ही, इन तीन आपके ऑप्शन में जैविक चीज़ों की चर्चा हो रही है, लेकिन इसमें अजैविक चीज़ भी ऐड होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है कि वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है। तो क्या होता है, आप देखेंगे कि मृदा का अपरदन भी होगा, मिट्टी भी कटने लगेगी, कहीं कहीं बाढ़ आएगी, कहीं पे सूखा पड़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है परिणाम निकल कर आते हैं वनों को काटने और वन जीवों को मारने से। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है। तो कौन सा है प्राकृतिक, देखिए आपका जो घास का स्थल है ये प्राकृतिक है, बाकी आपके एक्वेरियम तो कृत्रिम है, आम का बाग लोगों के द्वारा लगाया जाता है, गेहूँ का खेत, ये सब जो है मानव निर्मित है। बाकी आपका प्राकृतिक क्या है, घास का स्थल। 42 कह रहा है कि जब मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं। तो एक ही जाति की जब बात होती है तो उसको बोला जाता है जनसंख्या। और बात अगर एक से अधिक जातियों के समूह की जाती है तो जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं, उसको बोला जाता है जैव समुदाय। जब एक से अधिक जातियाँ मिल जाती हैं तो बन जाता है जैव समुदाय, और इसी का आप बृहद रूप देखेंगे तो हो जाता है जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं कि इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले कौन थे। तो इसका जो दिया था ये शब्द, ये किसने दिया था, ई हैकेल महोदय के द्वारा दिया गया है, इकोलॉजी। 45 पे आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा में आपका परिवर्तित होता है 1 से लेकर 2%। 46 कह रहा है कि रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करता है। तो इस तंत्र को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। 47 कह रहा है कि पारितंत्र में जो है शैवाल, हरिकाई का स्थान क्या होता है। तो इसका स्थान जो होता है वो होता है उत्पादक का। तो ये जो है उत्पादक का रूप जो है कार्य करती है। 48 कह रहा है कि एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। तो क्या होते हैं, मानव उत्पादक तो नहीं होते, उपभोक्ता होते हैं। तो उपभोक्ता भी होते हैं और अपघटक तो होते नहीं हैं, और सर्वाहारी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मानव और जंतु क्या होते हैं, वो सर्वाहारी होते हैं कहीं ना कहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लेकिन एक बात, यहाँ पे सभी की बात हो रही है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सर्वाहारी तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सभी तो आपके देखेंगे मांसाहारी नहीं होते। तो यहाँ पे आप उपभोक्ता कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन जो राइट होगा ऑप्शन के हिसाब से बी होना चाहिए, उपभोक्ता, क्योंकि जब सभी की बात आ रही है तो सभी में आपके मांसाहारी भी ऐड हो जाएंगे और शाकाहारी भी ऐड हो जाएंगे। तो उपभोक्ता आपका सही जो है उत्तर निकल के आएगा, क्योंकि उपभोक्ता की श्रेणी में तो सभी आते हैं, शाकाहारी हो या फिर मांसाहारी। और सर्वाहारी का मतलब ही है कि इसमें आप सभी को ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो निकल के आएगा क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपभोक्ता।
उन 49 नंबर जो कह रहा है कि पारितंत्र में बाज का स्थान है, तो बाज का स्थान जो होता है वो आपका होता है सर्वोच्च उपभोक्ता का। क्योंकि देखेंगे बाज जो होता है वो जब कोई भी चीज़ हो, चाहे वो शाकाहारी जीव हो या मांसाहारी जीव हो, वो सभी को मरने के बाद में जो है उसको जो है खाता है, तो इसका स्थान जो है सर्वोच्च उपभोक्ता के में जो है आएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि पारितंत्र में मानव क्या है, तो मानव क्या है आपका, तो मानव आपका सर्वाहारी की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये शाकाहारी भी होता है मांसाहारी भी होता है। अपघटक तो नहीं होता मानव, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं, तो अपघटक क्या होते हैं, तो अपघटक देखिए होते हैं मृतोपजीवी, जो पदार्थ जो मृत हो चुके होते हैं तो उनके ऊपर जो जीवन यापन करते हैं उनको बोला जाता है मृतोपजीवी। तो अपघटक आपके आते हैं डिकम्पोजर, जिनको बोला जाता है वो आपके मृतोपजीवी की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आपके देखिए मृतोपजीवी जो होते हैं ये उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं है, आपको इनको शामिल किया जाता है। तो आज के क्वेश्चन जो है हमारे 52 ही रहने वाले हैं। तो अगले सेशन में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी वीडियो के माध्यम से, तो कुछ और भी क्वेश्चन आपको जो है एनवायरनमेंट के ही, मैं अगला वीडियो भी मैं एनवायरनमेंट के ही क्वेश्चन आपको कराऊंगा। धीरे धीरे आपके देखिए सब्जेक्ट भी जो है चेंज मैं कर दूंगा, और आप टेंशन ना लीजिए, आगे आपको जो है मिक्स सेट भी आपको मिल जाएगा। कमेंट किया था किसी स्टूडेंट की सर मिक्स का सेट लेके आइए, तो आपको मिक्स क्वेश्चन भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको, अभी तो क्या है कि आपको सब्जेक्ट वाइज ही करवा दे रहा हूँ, पहले स्टार्टिंग में सब्जेक्ट वाइज करवाऊँगा, फिर आपको मिक्स क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये काफ़ी मदद मिलेंगे। और कोई अगर आपको प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन को लेकर या फिर कुछ और भी आपकी कोई इशू है जो है पढ़ाई को लेकर, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम लोग जो है उसको कोशिश करेंगे बेहतर करने की। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।